जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आप सभी लोगों को पिछले वीडियो से याद होगा कि हम पढ़ रहे थे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने एक बार रिपीट करते हैं और आगे का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़े। नॉर्दर्न माउंटेन्स में हमने ट्रांस हिमालयाज, मेन हिमालयाज पढ़े। ट्रांस हिमालयाज, मेन हिमालयाज और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स पढ़े। ट्रांस हिमालयाज में हमने कोराकोरम रेंज देखा, लद्दाख रेंज देखा और जस्कर रेंज देखा। मेन हिमालयाज में हमने इसी तरीके से ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स देखे। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयंस में भी या नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में भी हमने पूरी तरीके से सारी चीज़ें कवर कर ली। उसके बाद ये हमारा पहला फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया था। दूसरा जो हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया था वो ग्रेट प्लेन्स के बारे में था। ग्रेट प्लेन्स में हमने पूरी तरीके से बाबर, तराई, खादर और बांगर प्लेन्स के बारे में पूरी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। फिर थर्ड वाला जो हमारे साथ आया वो पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें कुछ प्लेट्यूज देखने पड़े और कुछ हिल्स देखने पड़े। सबसे पहले अगर हम प्लेट्यूज की बात करेंगे तो इसमें हमने पहले जो डिवीजन हमने देखा, इसमें हमने सेंट्रल हाईलैंड देखा। सेंट्रल हाईलैंड, डक्कन प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू, ये तीन चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। सेंट्रल हाईलैंड में हमने अलग से कुछ प्लेट्यूज देखे और कुछ हिल्स देखे। जैसे हिल्स की अगर बात करेंगे, अरावली हिल, विंध्याचल हिल, राजमहल हिल्स, तो ये हमने इसमें कुछ हिल्स देखे। प्लेट्यूज की अगर बात करेंगे तो मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये चीज़ हमने इसमें देखा। फिर डक्कन प्लेट्यू की अगर बात करेंगे तो इसमें भी हमने कुछ हिल्स देखे और कुछ माउंटेन्स देखे, कुछ प्लेट्यूज देखे। अगर हिल्स की बात करेंगे तो इसमें हमने सतपुरा हिल्स देखे, वेस्टर्न घाट्स देखे और ईस्टर्न घाट्स देखे। इसके अलावा अगर अब प्लेट्यूज की अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें हमने डक्कन ट्रैप देखा। डक्कन ट्रैप के साथ हमने बस्तर प्लेट्यू देखा। बस्तर प्लेट्यू के साथ कर्नाटका प्लेट्यू और तेलंगाना प्लेट्यू हमने देखा। ये सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर ली। उसके बाद हम शिलोंग प्लेट्यू को भी पूरी तरीके से डिस्कस किया। इसमें हमने गारो, खासी और जैंतिया हिल्स को देखा। फिर इसके बाद हमने बात की दो प्लेसेस के बारे में, मावेश्वरम और चेरापूंजी, जहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ इंडिया देखा जाता है। देखो, इसी तरीके से आपके नोट्स इतने सॉलिडिफाई होने चाहिए कि आप इतने ही टाइम में पूरे सारे फिजिकल फीचर्स को कंसोलिडेट कर सको, ताकि रिवीजन करते वक्त आपको पूरी तरीके से हेल्प मिले अपने नोट्स से। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किताब को एक और किताब में लिख लेते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपके फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब कोई कोई चीज़ इंपॉर्टेंटली अलग से लिखने की ज़रूरत होती है, जैसे अरावली में कोई चीज़ पीक है, कोई चीज़, तो वो आप अलग से लिख सकते हो। बेसिकली आपका जो कंडीशंस होनी चाहिए इसी तरीके से होनी चाहिए कि आप कंसोलिडेट करके लिखो। नंबर फोर्थ फिजिकल फीचर की अगर बात करेंगे तो नंबर फोर्थ फिजिकल फीचर में हमारा आता है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स और इसके साथ ही हमें पढ़ने हैं आइलैंड्स, जो इंडिया को सराउंड करते हैं। आइलैंड जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, वो हमें पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम कोस्ट लाइन की बात करेंगे, ये हमारी भारत की कोस्ट लाइन आती है, गुजरात इसी के साथ आता है, तो ये हमारी भारत की कोस्ट लाइन है। अब इस कोस्ट लाइन को अगर देखा जाए तो 7,500 अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर्स की हमारी भारत की कोस्ट लाइन है। अब इस कोस्ट लाइन से बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, जो मैंने आपको यूएन क्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के बारे में आपको बताया था, नॉटिकल माइल्स के बारे में बताया था, वो चीज़ें आपको पॉलिटिकल डिविजन्स में मैंने क्लियर कर दी। यहाँ पर हमें फिजिकल डिवीजन से पढ़ना है, तो हमें क्या करना है कि कोस्टल प्लेन्स को देखते हैं, फिर आइलैंड्स को देखते हैं। अगर हम कोस्टल प्लेन्स को देखेंगे तो हमारे पास दो तरीके के कोस्टल प्लेन्स हैं। एक हो गया इस साइड का कोस्टल प्लेन, एक हो गया इस साइड का कोस्टल प्लेन, मतलब हमारे पास दो कोस्टल प्लेन्स है। तो अब इनको क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो इन साइड इसको क्या कहेंगे, जिस तरीके से इसको वेस्टर्न घाट्स कहा था, इसको ईस्टर्न घाट्स कहा था, इसी तरीके से इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कह सकते हैं। अब हमें ये चीज़ पता चल गया कि हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। अब अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की अगर बात करेंगे तो ये बहुत ही नैरो है, मतलब
कोस्टल प्लेन की जो विड्थ है बहुत कम है, ठीक है, नैरो कोस्टल प्लेन्स है। अब अगर ये इनकी बात करेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, तो ये थोड़े से वाइडर रहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये चीज़ अपने जहन में रहना चाहिए। तो अब अगर यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल की बात करेंगे तो दीज आर डेल्टिक। यहाँ आप डेल्टिक इस तरीके से डेल्टा से जो फॉर्म हुए हैं, तो डेल्टा आप सभी लोगों को पता होगा कि डेल्टा से जो फॉर्म हुए हैं प्लेन्स, उनको हम मतलब वो नेचर रहता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को। तो ये रिच होंगे, फर्टाइल होंगे, एलोवियल नेचर होगा इनका, रिच एंड फर्टाइल, एलोवियम एल्यूमिनियम और फर्टाइल होंगे ये ले। तो ये चीज़ आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे रिवर्स इस साइड आते हैं तो वो अपना लोड शेड कर देते हैं इस साइड, तो वो अपने जो जितना भी उनके साथ मटेरियल होता है लोड यहाँ पर शेड कर देते हैं, तो उससे वो एलोवियल बनता है, रिच बनता है, फर्टाइल बनता है। अब इस तरीके से हमने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को देखना है। अब अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को अलग पढ़ते हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को उसके बाद पढ़ते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कहाँ पर स्टार्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं गुजरात कोस्टल प्लेन्स। आपको पता होगा कि गुजरात स्टेट है यहाँ पर, गुजरात कोस्टल प्लेन्स। गुजरात कोस्टल प्लेन्स गुजरात के मतलब यहाँ पर गुजरात के बाउंड्री पे लोकेटेड है, उनको गुजरात कोस्टल प्लेन्स आते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी एक छोटी सी स्टेट है जिसको हम गोवा कहते हैं। गोवा के बाद ही एक बड़ी स्टेट इस तरीके से है जिसको हम महाराष्ट्र के नाम से बोलते हैं। अब ये इसका पहला डिवीजन है। देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मैंने क्या बोला, गुजरात कोस्टल प्लेन्स आते हैं। जो दूसरा नंबर पे इसमें आते हैं वो आता है कोंकण प्लेन्स या कोंकण कोस्टल प्लेन्स। और ये कौन कौन सी स्टेट का, ये गोवा और महाराष्ट्र की बाउंड्री पे लोकेटेड है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें कोस्टल प्लेन्स है, जो नाम आपने बहुत बार सुना होगा, मालाबार कोस्टल प्लेन्स। मालाबार कोस्टल प्लेन्स, मालाबार कोस्टल प्लेन जो है वो अगेन दो स्टेट्स की बाउंड्री से बनते हैं। एक तो वहां पर केरला और कर्नाटका। उसके बाद हमारा कर्नाटका, फिर यहाँ पर एक और स्टेट है, ये केरला है, यहाँ पर एक और स्टेट है, यहाँ पर तमिलनाडु है, ठीक है। ये चीज़ केरला और कर्नाटका जो बाउंड्री यहाँ पर जो बनती है ना कोस्टल प्लेन्स, उनको हम मालाबार कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। बहुत बार आपने ये नाम सुना होगा, लेकिन कभी ना कभी हमें पता नहीं होता है ये मालाबार कोस्ट कहाँ पर है। तो मालाबार केरला और कर्नाटका के कोस्टल एरिया को मालाबार कोस्टल एरिया कहा जाता है। इसके बाद कोंकण प्लेन्स गोवा और महाराष्ट्र से बने हुए हैं, और गुजरात कोस्टल प्लेन्स इस तरीके से होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन मिल गई। अब अगर आगे देखा जाए तो अगर अब कर्नाटका की बात करेंगे, पर्टिकुलरली अगर कर्नाटका की बात करेंगे, तो कर्नाटका में इन कोस्टल प्लेन्स को एक और नाम से भी जाना जाता है, कनारा कोस्टल प्लेन्स भी कहा जाता है। कभी अगर मालाबार कोस्टल प्लेन ना लिखा हो या कनारा कोस्टल प्लेन्स लिखा हो, तो उस वक्त आप कर्नाटका गेस कर सकते हो कि दीज आर लोकेटेड विद कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स इन कर्नाटका आर आल्सो नोन एज कनारा कोस्टल प्लेन्स। ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग फर्दर, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात अगर करेंगे तो हमने क्या कहा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं उसमें आते हैं सबसे पहला जो डिवीजन आता है उसमें उत्कल प्लेन्स। जो उत्कल प्लेन्स हैं वो उड़ीसा कोस्ट जो है, जो यहाँ पर हमारा उड़ीसा कोस्ट है, उड़ीसा कोस्ट जहाँ से हमने ईस्टर्न घाट्स को शुरू होते नादर्न सरकार हिल से शुरू होते हुए देखा था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्कल
कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, ये उड़ीसा कोस्ट पे स्टार्ट होते हैं। अब इसके बाद अगर आगे बात करेंगे तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में एक और टाइप देखते हैं, उत्कल कोस्टल प्लेन्स तो हमने देखा। तो फिर इसके बाद आंध्रा कोस्टल प्लेन्स आते हैं। आंध्रा कोस्टल प्लेन्स विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, यहाँ एपी आप देख सकते हो, यहाँ विशाखापट्टनम भी देख सकते हो। तो यह आंध्रा कोस्टल प्लेन सिंपल है, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आपको याद रह जाएगा क्योंकि इसे सिंपली एज इट इज़, और एग्जामिनर भी ऐसी चीज़ें नहीं पूछता है। नंबर थर्ड की अगर बात करेंगे तो इसके बाद आते हैं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बाद देखो उड़ीसा आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु या तेलंगाना तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु की अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु के कोस्टल प्लेन्स को तमिलनाडु के कोस्टल प्लेन्स को सीधे ही तमिलनाडु कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है या तमिलनाडु प्लेन्स कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है, देखो यहाँ पर अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, वो चीज़ हम डिस्कस कर, अब ये चीज़ हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है तमिलनाडु मिला के, तमिलनाडु का नीचे वाला तमिलनाडु साउथ, आंध्रा, तमिलनाडु और पुडुचेरी। जो मैंने पुडुचेरी पांडिचेरी के बारे में पूरी तरीके से बताया था। देखो अगर आप यहाँ पर कोस्टल लाइन की बात करोगे तो यहाँ पर आपका आंध्रा का साउथ वाला हिस्सा, उसके बाद तमिलनाडु का हिस्सा और पुडुचेरी का भी हिस्सा जो आपको पता है। तमिलनाडु तो यहाँ तक है हमारे नीचे वाले हिस्से तक, तो तमिलनाडु पुडुचेरी और आंध्रा, ये हो गया आंध्र प्रदेश का बॉर्डर, ये हो गया तमिलनाडु का बॉर्डर और अपनी हमने माना पुडुचेरी भी इसी के पॉइंट्स पे है, 4 पॉइंट्स पे पुडुचेरी है। जो इनका बॉर्डर आपस में है, इस कोस्टल प्लेन को मिला के कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि 3 स्टेट्स का कोस्टल प्लेन मिला के बनाता है कोरोमंडल कोस्ट। तो क्या क्या कौन कौन सा स्टेट, पहले साउथ आंध्रा का नीचे वाला हिस्सा, साउथ वाला हिस्सा, ठीक है। फिर उसके बाद तमिलनाडु का कोस्टल प्लेन और पुडुचेरी बिकॉज ऑफ दिस इज लोकेटेड आल्सो इन तमिलनाडु एंड इसके हिस्से है, 4 हिस्से हैं जो हमने उसमें पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में देखा था प्रॉपरली, तो उसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। इसके बारे में बहुत बार बात होती है कोरोमंडल कोस्ट के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिंपली अगर एक बार फिर से देखते हैं, ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, उत्कल प्लेन्स के बाद हमने क्या देखा, उत्कल प्लेन्स के बाद हमने लिखा आंध्रा प्लेन्स के बाद हमने क्या देखा, आंध्रा प्लेन्स का एक हिस्सा मिला के इधर तक जो तमिलनाडु तक है, तो इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, आंध्रा प्लेन्स और उत्कल प्लेन्स। इसके अलावा अगर तमिलनाडु को अलग देखा जाए तो उसको बोलते हैं तमिलनाडु प्लेन्स भी। तो ये चीज़ आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये मिला के इस तरीके से बनाता है कोरोमंडल कोस्ट, दिस थिंग। तो आई होप कि आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आगे बढ़ के बात करते हैं। तो यहाँ पर अब आइलैंड्स को देखते हैं। कोस्टल प्लेन्स हमारे क्लियर हो गए हैं, हाँ, अब हम आइलैंड्स को देखते हैं। आइलैंड जो भी इंडिया के आसपास है तो उनमें हमें कौन कौन सा पढ़ना है। सबसे पहले हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पढ़ने हैं। दूसरा हमें लक्षद्वीप, और तीसरा जो अदर आइलैंड्स आते हैं, छोटे मोटे आइलैंड्स आते हैं, वो भी पढ़ने हैं। सबसे पहले हम करेंगे बात अंडमान एंड निकोबार की, नॉट चौकोबार बट अंडमान एंड निकोबार की अगर बात करेंगे तो देखो सबसे पहले अगर हम अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो इस तरीके से हमारा कुछ चेन ऑफ आइलैंड्स है, तो इस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक। सबसे पहला अगर हम पूरी तरीके से भारत का मैप देखेंगे, ये अगर भारत का मैप यहाँ पर है तो यहाँ पर हमारे मान लो बड़ा मैप है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमारे इस रीजन में लाई करते हैं। अब ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश के बाद अरुणाचल, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश आता है, सिक्किम आता है, वो ये वगैरह, तो वो इधर से है। लेकिन यहाँ पर एक और कंट्री है जिसको हम म्यांमार कहते हैं, ठीक है। वो चीज़ बर्मा म्यांमार जिसको हम कहते हैं, तो वो चीज़ आपको पता होगा।
देखो म्यांमार से बीच में सी है, ये सी है, समंदर है। फिर उसके बाद आता है हमारे अंडमान एंड निकोबार का पहला वाला हिस्सा। ऊपर वाले जो कुछ आइलैंड्स हैं इनको हम अंडमान कहते हैं, और नीचे वाले कुछ आइलैंड जो है उनको हम निकोबार कहते हैं। ठीक है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। नाउ ये हमारा ऊपर वाला कंट्री जो है हमारी कंट्री नहीं है, क्योंकि ऊपर दूसरी कंट्री है। कौन सी कंट्री है? म्यांमार। एक बार अगर आप मैप पे अच्छी तरीके से फोकस करके देखोगे जो आपके पास होगा तो वहाँ से आपको दिख जाएगा। तो ऊपर म्यांमार है, यहाँ से हमारा अंडमान और निकोबार शुरू हो गया। अब देखो पूरी तरीके से अगर आप बात करोगे तो जो पहला यहाँ पर हमारा आइलैंड आता है जिसको कोको आइलैंड कहा जाता है, कोको आइलैंड कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनको हम मिला के नाम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। कोको आइलैंड जो पहले है, फिर यहाँ पर एक चैनल ऑफ वाटर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छी तरीके से चैनल ऑफ वाटर बिटवीन म्यांमार एंड कोको आइलैंड। उस चैनल ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? उस चैनल ऑफ वाटर को बोलते हैं कोको चैनल। कोको चैनल इंपॉर्टेंटली कभी कभी पूछा जा सकता है, दैट इज वाई कि मैंने आपको बताया। कोको चैनल इज बिटवीन म्यांमार एंड कोको आइलैंड, या अंडमान कह सकते हो, क्योंकि ये वाला हिस्सा अंडमान है और ये वाला हिस्सा निकोबार है। ठीक है, अब अगर रफली देखा जाए अंडमान एंड निकोबार जो है वो रफली 572 आइलैंड से बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चल गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये मतलब आपको पूरी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। अब सबसे लास्ट में, ये जो सबसे लास्ट में ग्रेट निकोबार जिसको हम कहते हैं, ग्रेट जो सबसे लास्ट वाला इसका है, ग्रेट निकोबार वाला आइलैंड, उस ग्रेट निकोबार वाला आइलैंड का जो टिप है वो 6 डिग्री 45 मिनट्स पे लाई करता है। जो लैटिट्यूड उसका है 6 डिग्री 45 लैटिट्यूड है। यहीं पर हमारा इंदिरा पॉइंट भी है जो अभी सबमर्जेड है, लेकिन ये स्टिल कंसिडर्ड टू बी एज एन साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करोगे तो उसके बाद भी कुछ आइलैंड्स हैं जो हमारे नहीं हैं। जैसे उसके बाद आता है सुमात्रा, उसके बाद सुमात्रा, जावा, बाली, लॉम्बोक, ये कुछ आइलैंड है। सुमात्रा, जावा, बाली, लॉम्बोक, ये कुछ आइलैंड्स आते हैं। अब देखो ये जो हमारा आइलैंड है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, यहाँ पर ये हमारा नहीं है, दीज आर द इंडोनेशियन आइलैंड्स। ठीक है, ये इंडोनेशियन आइलैंड। तो यहाँ पर एक और चैनल बन गई ना, ये वाली चैनल जो आप देख रहे हो, ये चैनल ऑफ वाटर। तो इस चैनल का भी कुछ नाम होगा, इसको बोलते हैं ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ग्रेट निकोबार है ये, तो ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाएगा, ग्रेट चैनल। अब कभी आपको पूछा जाएगा ग्रेट चैनल इज बिटवीन ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा, बिटवीन सुमात्रा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। यहाँ निकोबार एंड इंडोनेशिया भी कह सकते हैं, या निकोबार एंड सुमात्रा भी कह सकते हो, दीज आर इंडोनेशियन आइलैंड। अब आपको ये पता होना चाहिए, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो ग्रेट चैनल बिटवीन, क्योंकि वो ग्रेट निकोबार नहीं लिखेगा, वो निकोबार लिखेगा, बिटवीन निकोबार एंड सुमात्रा आर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने को मैंने दो चैनल्स बताई, एक कोको चैनल बताया और एक ग्रेट चैनल बताया। अब ठीक है, कोको चैनल के बाद देखो आप थोड़ा सा इस पर पूरी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके सारे फैक्टर्स क्लियर हो जाएं, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कोको चैनल बिटवीन अंडमान एंड म्यांमार, ये आपको पता आ गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे आइलैंड्स होते हैं, जैसे इसका नाम, अगर कुछ आइलैंड इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के नाम ले लेंगे, जैसे लैंडफॉल आइलैंड्स, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान। साउथ अंडमान को ही एक और नाम है पोर्ट ब्लेयर, जो वहाँ की कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर इज आल्सो लोकेटेड इन साउथ अंडमान। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है
साउथ के बाद लिटिल, लिटिल अंडमान। ये मैं अंडमान की ही बता रहा हूँ अभी तक, मान लो यहाँ तक अंडमान है। देखो अंडमान यहाँ तक मैंने कितने बताया, कोको आइलैंड्स, लैंडफॉल आइलैंड्स, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। अब ये जो साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान के बीच में भी एक चैनल है, उसको भी स्पेसिफाई किया गया है नाम से। उस चैनल का नाम है, उस चैनल का नाम है दनकन, दनकन चैनल। ठीक है, चैनल बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। देखो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट इज़ वाई कि आई एम एजुकेटिंग यू विद दीज फैक्टर्स, कि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या आता है उसके बाद। देखो उसके बाद लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के बाद आता है, फिर यहाँ पर अंडमान ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद आता है निकोबार। अब निकोबार का पहला आइलैंड जो है वो है कार निकोबार, कार निकोबार। अब देखो लिटिल अंडमान और निकोबार, कार निकोबार के बीच में भी एक चैनल है, इसको आप क्या चैनल बोलते हैं, इसको आप 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हो। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो चैनल है वो 10 डिग्री लैटिट्यूड उस पर है एग्जैक्टली, तो उसको हम 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं, वाटर चैनल है। ठीक है, नैरो चैनल ऑफ वाटर, ये आपको पता हुआ। उसके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं, देखो हमने पूरी तरीके से क्या किया, हम अंडमान और निकोबार पढ़ रहे हैं, तो हमने अंडमान मान लो यहाँ तक पढ़ा, ये आपका आ गया लिटिल अंडमान, अंडमान। इसके बाद आता है कार निकोबार, तो यहाँ पर बीच में जो चैनल है उसको क्या बोलते हैं, उसको 10 डिग्री चैनल। अब यहाँ से निकोबार हमारा स्टार्ट हो गया। निकोबार जब हम पढ़ते हैं, निकोबार मैंने आपको बताया पूरी तरीके से, अभी डिस्कस कर रहे थे निकोबार के बारे में। तो निकोबार के लास्ट वाला जो आता है वो आता है इसका ग्रेट निकोबार। ठीक, तो ग्रेट निकोबार आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पर कुछ और आइलैंड से जो थोड़ा सा हटके है इधर और इधर, जो इम्पोर्टेंट है, उसको उन दोनों आइलैंड्स को हम जिक्र करते हैं। एक का नाम है नारकोंडम आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड ये एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है, मतलब ये वॉल्केनो कभी एक्टिव था लेकिन अब एक्टिव नहीं है। उसके बाद एक और आइलैंड आता है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। आपने बहुत बार सुना होगा बैरन आइलैंड के बारे में, लेकिन आज लोकेशन भी आपको समझ में आ गई। बैरन आइलैंड जो है, दिस इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो मटेरियल पाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर देखो जो मैंने अभी पोर्ट ब्लेयर के बारे में बात की, तो जो पोर्ट ब्लेयर के बारे में हमने बात की, उधर मतलब कुछ और आइलैंड्स है, जैसे उन आइलैंड्स को जो मतलब थोड़े से इधर लोकेटेड है, इस तरीके से लोकेटेड है, उनकी बात करते हैं। थोड़ा सा बाहर निकल के लोकेटेड, मतलब यहाँ से थोड़ा इधर, इसमें उसमें एक आइलैंड आता है, एक आता है हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड को स्वराज आइलैंड रिनेम किया गया है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म, टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको रिनेम किया गया है, इसको स्वराज आइलैंड कहा जाता है, स्वराज आइलैंड। दूसरा जो इसमें आता है नील आइलैंड, नील आइलैंड को भी रिनेम किया गया है, उसका नाम अगेन पड़ गया है। कभी कभी पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नोन एज स्वराज आइलैंड, तो नील आइलैंड का नाम शहीद आइलैंड रखा गया है। तीसरा इसमें अगर देखेंगे तो रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी SC बोस के नाम पे रखा गया, नेताजी SC बोस आइलैंड।
रखा गया है। तो ये सारे रिनेम किए गए हैं ताकि ब्रिटिश कॉलोनियल वो इम्पैक्ट ख़त्म किया जाए और यहाँ पर इंडियन ये प्रोस्पेक्टिव लगाया जाए, तो इसलिए इनको रिनेम किया गया है। हैवलॉक आइलैंड को स्वराज आइलैंड कहा जाता है, नील आइलैंड को शहीद आइलैंड कहा जाता है, रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहा जाता है। तो ये कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो, ये जो अंडमान एंड निकोबार है, ये similar to these are similar to Arakan Yoma mountains of म्यांमार। म्यांमार में एक माउंटेन रेंज है जिसको हम अराकान योमा के नाम से जानते हैं, और ये जो अंडमान और निकोबार है, इनकी ज़मीन जो है, इनके फिजिकल फीचर्स बिल्कुल अराकान योमा माउंटेन्स की तरफ है, लेकिन दीज आर नाउ अंडर वाटर और आइलैंड्स की सूरत में है, वो माउंटेन्स की सूरत में। कभी न कभी ये दोनों एक हुआ करते थे, या इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। वी डोंट हैव प्रूफ बट वी कैन से दैट दीज मस्ट हैव बी हैविंग द सेम पार्ट, एक ही मतलब हिस्से के थे ये दोनों। कभी ना कभी ज़मीन टूटने की वजह से वो थोड़ा ऊपर चले गए और ये थोड़े यहीं पर रह गए, तो दीज आर हैविंग द सेम। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो कैसे ये दूर दूर हो चुके हैं, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी से हो चुके हैं। डेंस, अब यहाँ पर अंडमान निकोबार की अगर बात करेंगे तो ये डेंस फॉरेस्ट कवर माना जाता है। और इसके बारे में अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कौन कौन से ट्राइब्स रहते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं। आई विल नेम सम ट्राइब्स, तो वो आपको रिमेंबर। इंपॉर्टेंटली हम जानेंगे ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो इसमें पहला जो ट्राइब आता है जारवा ट्राइब, दूसरा आता है ओंजिस ट्राइब, तीसरा न्यूज़ में बहुत फेमस था क्योंकि एक वो आदमी गया था वहाँ पर, साइंटिस्ट था, वापस ही नहीं आया, सेंटिलीज। फोर्थ वाला आता है एंडमानीज। फिफ्थ जो आता है इसमें सोम्फियन, ये ग्रेट निकोबार में है। तो ये आपको कुछ ट्राइब्स के नाम भी, जारवा ट्राइब, ओंगजेस ट्राइब, सेंटिनीज, एंडमानीज, ये आपको याद रखने हैं कि वहाँ पर कुछ ट्राइब्स भी पाए जाते हैं। दीज आर सम टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स विच आर मतलब पर्टिकुलरली नॉट इंटरेक्टिंग विथ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो आपने देखा होगा। तो ये आप चीज़ देख सकते हो। इसके बाद एक और आइलैंड की अगर बात करेंगे, अंडमान निकोबार हमारा क्लियर होगा, उसके बाद लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करते हैं। अब ये लक्षद्वीप आइलैंड्स क्या होते हैं, आई होप यू मस्ट बी गेटिंग थिंग्स वेल। लक्षद्वीप को डिस्कस कर लेते हैं। लक्षद्वीप जो बना है वो नियरली 36 आइलैंड से बना है। रिसेंटली न्यूज़ में था, तो आपको इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। जो इसका एरिया है रफली 3259 स्क्वायर किलोमीटर्स, नहीं नियरली 32 स्क्वायर किलोमीटर्स है इसका एरिया। बहुत ही छोटा एरिया है, 32 स्क्वायर किलोमीटर्स का ही एरिया इसका है। तो ये बना है कोरल रीफ्स, कोरल पॉलिप्स से बना है। इसके बारे में अलग से बात करेंगे एनवायरनमेंट में। कोरल रीफ्स क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, कोरल फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, इनका पोल्यूशन किस तरीके से क्या इम्पैक्ट रहता है, यहाँ पर डाइवर्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोरल रीफ से बना है। तो अब यहाँ पर इसकी अगर बात करेंगे तो ये आइलैंड्स ऑलमोस्ट सर्कुलर या सेमी सर्कुलर शेप में है। तो अब अगर इसकी बात करेंगे, इसमें कुछ फेमस आइलैंड्स हैं। फेमस आइलैंड आउट ऑफ दिस 36 फेमस वालों की बात करते हैं, तो इसमें कावेरीती आता है। कावेरीती सोहेली आता है, कालपानी आता है, अगती आता है, बित्रा
आता है, मिनिकॉय आता है, ये साउदर्न मोस्ट है लक्षद्वीप में। ये हमारा इंडिया हो गया। ये यहाँ पर 30 ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड है जो साउदर्न मोस्ट है इस साइड का, जिसको हम मिनिकॉय भी कह सकते हैं। मिनिकॉय है। तो देखो अब मिनिकॉय यहाँ पर साउदर्न मोस्ट है मिनिकॉय, ठीक है। उसके बाद एक और कंट्री है यहाँ पर, छोटा सा कंट्री है मालदीव्स, जहाँ पर हनीमून वगैरह के लिए लोग जाते हैं। तो मालदीव्स और यहाँ पर मिनिकॉय के बीच में एक और वाटर चैनल है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो, जिसको हम 8 डिग्री चैनल के कहते हैं। मालदीव्स और लक्षद्वीप, अब आप इस तरीके से याद रख सकते हो, मालदीव्स नीचे की तरफ से और ऊपर से लक्षद्वीप है। अब अगर उसने मोर प्रिसाइजली पूछा तो मोर प्रिसाइजली मिनिकॉय है। अब अगर उसने उस तरीके से पूछा लक्षद्वीप वक्षद्वीप को इंडिया के साथ ही कंसिडर किया, तो मालदीव्स और इंडिया के बीच में 8 डिग्री चैनल है, तो ये भी कह सकते हो। अब प्रोस्पेक्टिव होता है, किस तरीके से वो देखता है मालदीव्स और इंडिया, क्योंकि ये इंडिया का हिस्सा है पहली बात। दूसरी, ये लक्षद्वीप का हिस्सा है, लक्षद्वीप से थोड़ा डीप गए तो मिनिकॉय का हिस्सा है, मिनिकॉय है। मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल आती है। आई होप कि विद दिस यू हैव गॉट दैट, आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। इसके बाद हमें जो अदर आइलैंड्स के बारे में जानना था वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। इसके बाद अदर आइलैंड्स। अब अदर आइलैंड्स में अगर बात करेंगे, पहले आता है इसमें न्यू मोरे आइलैंड्स। अगर इनकी बात करेंगे तो 2014 में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, इंडिया को ये मिले थे, इंडिया गॉट देम। तो इंडिया को ये एनक्लेव ट्रांसफ़र जब हुआ था, कुछ हिस्सा इंडिया ने बांग्लादेश को 101 एनक्लेव्स ट्रांसफ़र किए थे और बांग्लादेश ने बदले में 51 एनक्लेव्स इंडिया को दिए थे, क्योंकि पीसफुली रिजोल्यूशन हुआ था वहाँ पर। तो ये चीज़ इंडिया को मिला न्यू मोरेरी आइलैंड्स। न्यू मोरेरी आइलैंड्स, तो अगर इनकी बात करेंगे तो मेजर पार्ट इनका सबमर्ज हो चुका है, मतलब पानी के अंदर दब चुका है, क्योंकि ओशन लेवल इज राइजिंग, तो ओशंस में दब चुका है। तो ये कहाँ पर है? इन सुंदरबन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये सुंदरबन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल में है। अब अगर उड़ीसा की बात करेंगे, तो चांदीपुर है, ये क्लियर बीच है। चांदीपुर एक क्लियर बीच है, मतलब देखो अगर आप इसकी बात करेंगे तो चांदीपुर एक आइलैंड है और वहाँ पर एक बीच भी है। तो अब इसकी अगर बात करेंगे, ये फेमस है किसके लिए? मिसाइल टेस्टिंग के लिए। मिसाइल टेस्टिंग हम यहाँ पर करते हैं, तो टूरिज़्म के लिए भी ये फेमस है, टूरिज़्म के लिए भी फेमस है। तो अब अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ आइलैंड्स है, तो इस चांदीपुर के आसपास उड़ीसा में कुछ आइलैंड्स है, जो आइलैंड्स है व्हीलर आइलैंड। यहाँ पर हम पर्टिकुलरली मिसाइल टेस्टिंग करते हैं। तो इसको रीनेम किया गया है एज अब्दुल कलाम आइलैंड्स, या आइलैंड कह सकते हो, अब्दुल कलाम आइलैंड। तो व्हीलर आइलैंड को ही अब्दुल कलाम आइलैंड्स कहा जाता है। यहाँ पर एग्जैक्टली मिसाइल टेस्टिंग होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पुलिकत लेक, एक लेक है कंट्री में, पुलिकत लेक। ये कहाँ पर है? ये इसका आधा हिस्सा आंध्रा में है और आधा हिस्सा तमिलनाडु में है, ठीक है। पुलिकत लेक जो है, तो इसके आसपास एक दो आइलैंड्स है, एक को बोलते हैं श्री हरिकोटा आइलैंड,
बोलते हैं श्रीहरिकोटा आइलैंड। ये क्या है? इंडियन रिसर्च सेंटर। सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं तो वो हम श्रीहरिकोटा से ही, आइलैंड से ही लॉन्च करते हैं। इसको हम लॉन्च स्टेशन भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये पुलिकत लेक के पास में है, पार्टली इन आंध्रा, पार्टली इन तमिलनाडु। वहाँ पर एक आइलैंड है जिसको हम श्रीहरिकोटा कहते हैं, वो इंडिया का लॉन्च स्टेशन है। तो ये करंट अफेयर से भी इम्पोर्टेंट रहता है, तो इस पे इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं जब वो आइलैंड्स पे क्वेश्चन पूछता है। मूविंग फर्दर हम देखेंगे पंबन आइलैंड्स। पंबन आइलैंड्स की अगर बात करेंगे तो रामेश्वरम, देखो आपने एक चीज देखा होगा, राम सेतु के बारे में आपने सुना होगा, एडम्स ब्रिज। राम सेतु के बारे में जो मैंने आपको पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में भी बताया था, और उसके अलावा मैंने पलक स्ट्रेट के बारे में बताया था। ये चीज़ हमारा भारत है, ये श्रीलंका हो गया, ये पलक स्ट्रेट हो गया, ये पलक बे हो गया, पलक स्ट्रेट जो यहाँ पर बनता है। इधर एक ब्रिज भी है, एक अडमस ब्रिज, जहाँ पलक राम सेतु के नाम से जाना जाता है। उधर एक आइलैंड है जिसको पंबन आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। उधर आपको दो चीज़ें रामेश्वरम भी मिलने को मिलेंगे, और धनुषकोडी। धनुषकोडी ये श्रीलंका के बहुत पास है, और रामेश्वरम इंडिया के बहुत पास है। तो ये आपको कुछ आइलैंड्स के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी। इसके अलावा कुछ एलिफेंटा आइलैंड्स भी है। एलिफेंटा आइलैंड ये नियर मुंबई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ये हमने आइलैंड्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। जो फिफ्थ फिजिकल फीचर है, ये भी आज ही ख़त्म करते हैं, वो आता है डेजर्ट्स। और इसी के साथ हमारा फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया ख़त्म हो जाएगा। डेजर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में एक फेमस डेजर्ट है, वो आता है थार डेजर्ट। अब थार डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? ये हमने इंडिया देखा, ये गुजरात हो गया, यहाँ पर ये राजस्थान हो गया। तो जो अरावली यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड के बैक साइड में है, ये हमारा मतलब थार डेजर्ट कहलाता है। तो थार डेजर्ट जो है, इसको हम कह सकते हैं वेस्ट ऑफ अरावली। देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अरावली रेंज हो गया, ये विंध्याचल हो गया, ये मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और दामोदर प्लेटू जो आप भी आपके है, उसके इस साइड से, वेस्ट साइड से जो डेजर्ट है उसको हम थार डेजर्ट कहते हैं। थार डेजर्ट के बारे में करंट अफेयर्स में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो वो है ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, उसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखनी है। दिस इज़ ऑल कि इसके बारे में क्वेश्चन जहाँ पर बनता है वहाँ पर मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ आपके साथ। जहाँ पर कम इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर जो लेस इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ पर मैं टाइम ज़ाया करने की कोशिश नहीं करता हूँ। विद दिस ऑल वी हैव कंप्लीटेड आवर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और आपको क्या करना है कि ये दो टॉपिक्स ख़त्म होने के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट वाला पोर्शन कौन सा आप देखना चाहते हो, क्योंकि ड्रेनेज हम नहीं पढ़ेंगे अभी हम हिस्ट्री या कंप्यूटर, आप दोनों सेलेक्ट कर लीजिए। जो सा आपको मतलब पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता है, जिस पे ज़्यादा वोट्स होंगे वही करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टिल देन, बाय बाय।